इस कहानी में हर किस्सा या तो मौत से शुरू होता है या मौत पर खत्म होता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसमें 6 अलग अलग कहानियां हैं। हर कहानी में छुपा है अकेलापन, बदला, लालच और कड़वा सच। सुनने में ये कहानियां सादी लग सकती हैं, लेकिन हर एक आपको अंदर तक झकझोर देगी। चलिए शुरू करते हैं। दूर पश्चिम में एक धूप वाली दोपहर है और बस्टर स्क्रग्स अपने घोड़े पर सुनसान जगह से जा रहा है। वो देखने में एक खुश मिजाज गाने वाला चरवाहा लगता है, लेकिन सच तो ये है कि वो इलाके का सबसे खतरनाक आदमी है जिसके ऊपर बड़ा इनाम रखा गया है। रास्ते में उसे एक शराब की दुकान मिलती है जहां वो पीने के लिए रुकता है, लेकिन बारटेंडर उसे व्हिस्की देने से मना कर देता है क्योंकि वो एक बंद किया हुआ ड्रिंक है और इसलिए सिर्फ बुरे लोगों को ही मिलेगी। बस्टर ये समझाने की कोशिश करता है कि उसे उसके साफ सुथरे चेहरे और हंसमुख स्वभाव से नहीं आंकना चाहिए क्योंकि वो भी एक बुरा आदमी है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता और एक चरवाहा तो उसे लात मारकर बाहर निकालने के लिए लड़ने को भी तैयार हो जाता है। ये चरवाहा जल्दी ही समझ जाता है कि उसने किसे कम आंका क्योंकि बस्टर बहुत तेज है और 1 सेकंड में अपनी बंदूक निकालकर शराब की दुकान में हर एक आदमी को गोली मार देता है। इसके बाद बस्टर थोड़ी दूर और जाता है जब तक कि वो फ्रेंचमैन गुल्च नाम के एक ऐसे शहर में नहीं पहुंच जाता जहां वो पहले कभी नहीं गया था। उसका पहला पड़ाव वहां का सैलून है जहां उसे हथियार रखने की मनाही के चलते अपने सारे हथियार दरवाजे पर छोड़ने पड़ते हैं। फिर वो पास के एक टेबल पर पोकर के खेल में शामिल हो जाता है इस शर्त पर कि वो उस खिलाड़ी के पत्ते लेगा जो अभी अभी गया है। बदकिस्मती से जब बस्टर पत्ते देखता है तो उसे पता चलता है कि आखिरी खिलाड़ी इसलिए चला गया क्योंकि उसके पास डेड मैन्स हैंड था और वो उसे खेलने से मना कर देता है, जिससे दूसरे खिलाड़ी खासकर डरावना जो गुस्सा हो जाते हैं। खुद को नियमों से ऊपर समझते हुए जो बस्टर को डराने के लिए अपनी छिपी हुई बंदूक निकाल लेता है, लेकिन वो जल्दी से टेबल पर एक डीली तख्ती को लात मारकर बंदूक को मारकर उसके मालिक की तरफ घुमाकर अपना बचाव करता है, जिससे जो तुरंत मर जाता है। इस घटना से सैलून में बहुत तनाव हो जाता है, इसलिए बस्टर जो के बारे में उसी वक्त एक गाना बनाकर गाने लगता है, जिससे सभी लोग साथ में गाने और नाचने लगते हैं। उनकी ये खुशी अचानक जो के भाई से रुक जाती है, जिसे पता चल गया है कि क्या हुआ था और वो बदला लेने के लिए बस्टर को लड़ने की चुनौती देता है। एक बार फिर बस्टर साबित करता है कि वो इलाके का सबसे तेज बंदूक चलाने वाला है और उस आदमी की हर उंगली को अच्छे से शूट करने के बाद वो आखिर में उसे सिर्फ दिखाने के लिए शीशे में देखकर मार डालता है। बस्टर हमेशा की तरह खुश और घमंडी महसूस कर रहा होता है जब अचानक एक और गाने वाला चरवाहा शहर में आता है। ये एक बच्चा है जो बस्टर को लड़ने के लिए चुनौती देता है। ये मुकाबला पिछले वाले से भी तेज होता है, लेकिन इस बार बस्टर मर जाता है क्योंकि आखिरकार उसे कोई ऐसा मिल गया है जो उससे तेज है। जैसे ही उसकी जान निकलती है, बस्टर मानता है कि उसे ये पहले ही समझ लेना चाहिए था क्योंकि आप हमेशा सबसे ऊपर नहीं रह सकते, और वो बच्चे के गाने में भी साथ गाता है। इस बीच न्यू मैक्सिको में एक जवान चरवाहा एक सुनसान बैंक ढूंढता है और उसे लूटने की कोशिश करता है। बैंक का क्लर्क मदद करने का नाटक करता है और पैसे लेने के लिए झुकता है, लेकिन असल में वो भागने से पहले ध्यान भटकाने के लिए अपने छिपे हुए हथियार चलाने की तैयारी कर रहा होता है। चरवाहा गोलियों से बच जाता है और बिना देर किए कैश बॉक्स से पैसे निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर भागता है, क्लर्क उस पर गोली चला देता है और उसे एक कुएं के पीछे छिपने पर मजबूर कर देता है। चरवाहा वापस गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सारे प्रयास बेकार जाते हैं। बैंकर ने अपने शरीर को बर्तनों और पैनों से ढक लिया है जो सभी गोलियों को मोड़ देते हैं। इस फालतू सुरक्षा की वजह से क्लर्क इतना करीब आने में कामयाब हो जाता है कि चरवाहे को बेहोश कर देता है। जब चरवाहा कुछ घंटों बाद उठता है तो वो खुद को एक पेड़ से बंधा हुआ पाता है और उसके हाथ उसके घोड़े की काठी से बंधे होते हैं। पता चलता है कि एक दल ने उसे पहले ही दोषी मान लिया है और मौत की सजा सुना दी है, इसलिए ये चरवाहे के आखिरी शब्द कहने का मौका है। हालांकि चरवाहा कुछ कह पाता उससे पहले ही उन पर कोमांचे योद्धाओं के एक झुंड ने हमला कर दिया जो जल्दी से पूरे दल को मार डालते हैं, लेकिन चरवाहे को उसके घोड़े पर छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि उसे धीरे धीरे तकलीफ देना मजेदार होगा। चरवाहा कुछ घंटे अपने घोड़े पर बिताता है और जानवर को ज्यादा दूर जाने और अपनी मौत को बुलाने से रोकने की पूरी कोशिश करता है। आखिरकार चरवाहे की किस्मत खुलती है और उसे एक पशुपालक मिल जाता है जो रस्सी काटकर उसे आजाद कर देता है और उसे सुरक्षा के लिए अपने साथ ले जाने की इजाजत देता है। 1 घंटा भी नहीं बीतता कि चरवाहे को पता चलता है कि वो उतना भाग्यशाली नहीं है जितना उसने सोचा था। पशुपालक असल में एक चोर है और जब एक और दल उन्हें ढूंढ लेता है तो वो भाग जाता है, जबकि चरवाहा फिर से पकड़ा जाता है। कुछ देर बाद चरवाहे को शहर ले जाया जाता है जहाँ उसे जज द्वारा दोषी ठहराया जाता है और फांसी पर लटका दिया जाता है। अंत का इंतजार करते हुए वो भीड़ में एक जवान औरत को देखने पर ध्यान लगाता है ताकि मरने से पहले वो आखिरी खूबसूरत नजारा देख सके। वहाँ से ज्यादा दूर नहीं एक बूढ़ा शो चलाने वाला हैरिसन के साथ घूमता है, एक जवान आदमी जिसके हाथ या पैर नहीं है लेकिन उसकी आवाज बहुत अच्छी है, जिसका इस्तेमाल वो शेक्सपियर और लिंकन वगैरह की पुरानी मशहूर रचनाएं सुनाने के लिए करता है। जिस गाड़ी में वो घूमते हैं वो हर बार जब वो किसी शहर में रुकते हैं तो एक मंच बन जाती है और जब हैरिसन अपनी मशहूर रचना
रचनाएं सुनाता है तो शो चलाने वाला लोगों से पैसे इकट्ठा करता है। वो हैरिसन को खाना खिलाने, उसका मेकअप करने और यहाँ तक कि उसे टॉयलेट जाने में भी मदद करता है। ये एक बहुत ही बेकार और दुख भरा जीवन है और शो चलाने वाला हर दिन हैरिसन से और ज्यादा परेशान हो जाता है। जब वो वेश्यालयों में जाते हैं तो शो चलाने वाला हैरिसन के लिए एक लड़की के पैसे देने की भी परवाह नहीं करता। वो उसे उसी कमरे में छोड़ देता है और अपना मजा करते समय उसे घुमा देता है। इसका मतलब है कि हैरिसन को सब कुछ सुनना पड़ता है। जैसे जैसे वो दूर दराज के पहाड़ी कस्बों में घूमते हैं, लोगों की उनके छोटे से शो में दिलचस्पी कम होती जाती है और वो मुश्किल से कोई पैसा कमा पाते हैं। एक शाम शो चलाने वाला देखता है कि उनके दर्शक बहुत कम हैं, क्योंकि एक दूसरी गाड़ी ने सबका ध्यान खींचा हुआ है। भीड़ एक मुर्गी के लिए तालियां बजा रही है जो कुछ पेंट किए हुए नंबरों पर चोंच मारकर आसान जोड़ और घटाव कर सकती है। एक मौका देखकर शो चलाने वाला मुर्गी खरीदने का फैसला करता है और वो उसकी उतनी ही देखभाल करता है जितनी वो हैरिसन की करता है। जो आगे क्या होने वाला है इस बारे में सोचने लगता है। अगले दिन शो चलाने वाला एक पुल के पास गाड़ी रोकता है और नीचे बहने वाली नदी की गहराई नापने के लिए उसमें एक बड़ा पत्थर डालता है। नतीजे ठीक वैसे ही होते हैं जैसे उसे चाहिए होते हैं और थोड़ी देर बाद शो चलाने वाला सिर्फ मुर्गी को साथ लेकर गाड़ी में वापस सड़क पर आ जाता है, क्योंकि हैरिसन को भी नदी में धक्का दे दिया गया है। नदियों की बात करें तो एक नदी पहाड़ से नीचे बह रही है, जहाँ एक बूढ़ा सोना ढूंढने वाला सोना खोजने आया है। शुरुआत में उसके बर्तन में सिर्फ सोने के छोटे छोटे कण मिलते हैं, लेकिन हर बार मात्रा गिनकर वो उस जगह का पीछा करता है जहाँ उसे सोना मिलना चाहिए। वो आदमी नदी के किनारे डेरा भी डालता है और मछली पकड़कर और पक्षियों के घोंसलों से अंडे चुराकर जिंदा रहता है। कई दिनों तक छोटे छोटे गड्ढे खोदने के बाद वो सोने के स्रोत का पता लगाने में कामयाब हो जाता है और गहराई से खुदाई शुरू कर देता है। उसकी गिनती एकदम सही निकलती है और आखिरकार उसे सोने की एक बड़ी खान मिलती है जो उसे अमीर बना देगी। लेकिन बदकिस्मती से जश्न मनाने का वक्त नहीं होता। एक जवान आदमी जो उसका पीछा कर रहा होता है करीब आता है और उसे गोली मार देता है। खुशी में एक सिगरेट बनाने के बाद जवान आदमी लाश को हटाने के लिए गड्ढे में कूदता है, लेकिन बूढ़े आदमी द्वारा उस पर हमला कर दिया जाता है जो सिर्फ मरने का नाटक कर रहा था। बूढ़ा आदमी अपनी बंदूक के लिए उस लड़के से हाथापाई करता है और उसे मार डालता है। फिर वो उसके शरीर की जांच करता है और पक्का करता है कि गोली सीधी लगी थी, वो उसकी पीठ से निकली और किसी जरूरी जगह पर नहीं लगी। घाव पर पट्टी बांधने के बाद बूढ़ा आदमी सोने की खुदाई पूरी करता है, जवान आदमी को गड्ढे में दफनाता है और अपनी नई दौलत के साथ एक घोड़े पर सवार होकर घाटी छोड़ देता है। इस बीच भाई बहन एलिस और गिलबर्ट एक वैगन ट्रेन में शामिल हो गए हैं जो ओरेगन ट्रेल पार कर रही है। गिलबर्ट बिल्कुल अच्छा बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन वो दावा करता है कि उसने एक नए बिजनेस पार्टनर से बात की है जो ओरेगन पहुंचने पर उसकी बहन से शादी करने को तैयार है। उनके साथ गिलबर्ट का कुत्ता प्रेसिडेंट पियर्स भी घूम रहा है, जिसे बाकी यात्रियों द्वारा उसकी लगातार भौंकने की वजह से बहुत परेशान करने वाला माना जाता है। यात्रा शुरू होने के कुछ ही देर बाद गिलबर्ट को जोरदार खांसी आती है और हैजा से उसकी मौत हो जाती है। वैगन ट्रेन के लीडर बिली और आर्थर एलिस को उसे दफनाने में मदद करते हैं। उससे ये पूछने के बाद कि क्या वो उनके साथ आगे जाना चाहती है या घर वापस जाएगी, ये महसूस करते हुए कि उसके पास वापस जाने के लिए कुछ नहीं है। एलिस ओरेगन में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उनके साथ रहने को मान जाती है। अगले दिन एलिस को और बुरी खबर मिलती है। गिलबर्ट ने जिस लड़के को उनका वैगन चलाने के लिए रखा था वो दावा करता है कि उसे $400 देने का वादा किया गया था और वो आधी रकम रास्ते के आधे पड़ाव पर पहुंचने पर मिलने की उम्मीद करता है। एलिस के पास पैसे नहीं है और अगर उसके भाई के पास कोई पैसा था भी तो वो उसके कोट में रह गया था जो अब उसके साथ दफन है। अब वापस जाने के लिए बहुत दूर है, इसलिए एलिस आर्थर और बिली से सलाह मांगती है और आदमी बताते हैं कि ये मजदूरी बहुत ज्यादा है, जरूर आम से ज्यादा है। एलिस सोचती है कि ये गिलबर्ट की गलती है क्योंकि वो एक बुरा बिजनेसमैन था, लेकिन बिली सोचता है कि लड़का झूठ बोल रहा होगा, इसलिए वो उसे सलाह देता है कि अभी उसे इग्नोर करे और जब वो आधे रास्ते पर पहुंचेंगे तो वो उसे सच कबूल करवाने के लिए डराने की कोशिश करेगा। क्योंकि प्रेसिडेंट पियर्स के बारे में लगातार शिकायतें आ रही हैं और एलिस उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती क्योंकि वो उसका नहीं है। गिलबर्ट भी उसे कुत्ते से छुटकारा दिलाने में मदद करता है, उसे घाटी के बीच में ले जाकर और आसमान में गोली चलाकर उसे डरा देता है। यात्रा बिना किसी परेशानी के जारी रहती है और एलिस और बिली को एक साथ कुछ वक्त बिताने का मौका मिलता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो कई बातों पर एक जैसा सोचते हैं। जब किराए पर रखा गया लड़का अपने पैसे की पक्की खबर मांगता है तो बिली उससे बात करने की कोशिश करता है और नाकाम रहता है, इसलिए वो एलिस को एक दूसरा तरीका बताता है। चूंकि वो कुछ वक्त से वैगन ट्रेन से रिटायर होने के बारे में सोच रहा है, इसलिए वो एलिस से शादी करने के लिए कहता है ताकि वो गिलबर्ट को मरा हुआ मान सके और एक अच्छा परिवार बना सके। एलिस ये सुनकर काफी हैरान होती है, लेकिन उसे बिली भी अच्छा लगने लगा है और वो उसका प्रस्ताव मान लेती है। कुछ दिन बाद आर्थर इलाके में मिले नए पैरों के निशान के बारे में परेशान होता है और अपने यात्रियों की जांच करता है तो पता चलता है कि एलिस गायब है। पता चलता है कि उसने पास में प्रेसिडेंट पियर्स की आवाज सुनी और उसे कुछ प्रेरी कुत्तों पर भौंकते हुए देखने चली गई, जिससे वो वैगन ट्रेन से ज्यादा दूर निकल गई जितना उसे अंदाजा था। आर्थर उसे ढूंढता है और उसे जितनी जल्दी हो सके वापस लाने की कोशिश करता है,
लेकिन दुख की बात है कि वो काफी तेज नहीं होते हैं और उन पर कुछ देसी लोगों के एक दल द्वारा हमला कर दिया जाता है। चूंकि उसके पास 2 हथियार हैं, आर्थर एक का इस्तेमाल अपना बचाव करने के लिए करता है और दूसरा एलिस को देता है, उसे ये कहते हुए कि अगर वो मारा जाता है तो वो खुद को खत्म कर ले, क्योंकि देसी लोगों द्वारा पकड़े जाने से मौत बेहतर है, जो उसे बहुत दर्दनाक सजा देंगे। आर्थर असल में काफी अच्छा बंदूक चलाने वाला है और सटीक गोलियों से देसी लोगों को डराने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जब वो सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया है तो एक योद्धा उसे अचानक पकड़ लेता है और एक तेज वार से उसे गिरा देता है। बेहोश होने का नाटक करते हुए आर्थर देसी आदमी के करीब आने का इंतजार करता है और उसे गोली मार देता है। फिर एलिस के पास लौटता है तो उसे सबसे बुरी खबर मिलती है। उसने भी सोचा था कि वो मर गया है और उसने पिस्तौल का इस्तेमाल ठीक वैसे ही किया जैसे उसने उसे बताया था। अपना कोट उस पर डालकर आर्थर प्रेसिडेंट पियर्स के साथ वैगन ट्रेन की ओर वापस जाने लगता है, ये सोचते हुए कि वो बिली को क्या बताएगा। एक अलग सड़क पर 5 लोग एक स्टेज कोच में फोर्ट मॉर्गन जा रहे हैं। ज्यादातर सवारी के दौरान गाने के बाद, जिससे सवार सभी लोग परेशान हो जाते हैं। थिगपेन बताता है कि वो और उसका साथी क्लेरेंस अक्सर इस रास्ते पर सामान ले जाते हुए घूमते हैं, कोच की छत पर किसी चीज का जिक्र करते हुए, लेकिन ये बताए बिना कि वो क्या है। अब जब थिगपेन ने आखिरकार गाना बंद कर दिया है तो यात्रियों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है, जिससे फर ट्रैपर अपनी हंकपापा औरत के साथ अपने पुराने रिश्ते के बारे में बात करता है, जो तब भी अच्छा चला जब वो एक दूसरे की भाषा नहीं बोल सकते थे, क्योंकि वो सोचता है कि सभी लोग अपनी बुनियादी जरूरतों में एक जैसे होते हैं। लेडी बैटजेमैन, एक पक्की ईसाई, इस विचार से नाराज है और सभी को याद दिलाती है कि सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे। इससे इंसानी स्वभाव के बारे में एक बहस छिड़ जाती है, जिसमें फ्रांसीसी रेने भी शामिल हो जाता है। लेकिन थिगपेन और क्लेरेंस सिर्फ कभी कभार कुछ कहते हैं, मजे से देखना पसंद करते हैं। जब रेने सवाल करता है कि क्या लेडी बैटजेमैन अपने पति के प्रति वफादार रही है जबकि वो 2 साल से अलग रह रही हैं, तो लेडी बैटजेमैन इतनी गुस्सा हो जाती हैं कि उन्हें द्वारा पड़ जाता है। खिड़की से अपना सिर बाहर निकालकर रेने कोच को रोकने के लिए कहने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, जिससे थिगपेन को ये समझाना पड़ता है कि कंपनी का नियम है कि कोच किसी भी वजह से नहीं रुकेगा। लेडी बैटजेमैन को शांत करने के लिए क्लेरेंस एक दुख भरा लोकगीत गाने का फैसला करता है, जो औरत की सफलता पूर्वक मदद करता है, लेकिन थिगपेन को रुला भी देता है। इन रहस्यमय आदमियों के बारे में जानने की इच्छा रखते हुए ट्रैपर उनसे पूछता है कि उनका असली काम क्या है, और थिगपेन बताता है कि वो इनाम के शिकारी हैं। उनकी टीम वर्क कमाल की है। थिगपेन कहानियों से अपने शिकार का ध्यान भटकाता है, जबकि क्लेरेंस जल्दी से उन्हें मार देता है। थिगपेन ये भी मानता है कि उसे उन्हें मरते हुए देखना अच्छा लगता है, क्योंकि उनके शिकार के चेहरे के भाव में कुछ खूबसूरत होता है। ये सुनकर जाहिर तौर पर बाकी 3 यात्री डर जाते हैं, जो अब इस बात से डर रहे हैं कि उनकी मंजिल पर उनका क्या इंतजार कर रहा है। एक बार जब कोच फोर्ट मॉर्गन पहुंच जाता है तो थिगपेन और क्लेरेंस अपना सामान, जो कि एक लाश निकलती है, पकड़ लेते हैं और उस होटल में घुस जाते हैं जहां सभी ठहरे हुए हैं। रेने, लेडी बैटजेमैन और ट्रैपर उतरने में ज्यादा वक्त लेते हैं, सतर्क और डरे हुए महसूस करते हैं, लेकिन आखिरकार वो भी होटल में घुस जाते हैं और रेने कोच को जाते हुए देखने के बाद दरवाजा बंद कर देता है, ये महसूस करते हुए कि अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। पीस आउट।